नमस्कार साथियों। तो आपका अपने चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके लिए शुरू से स्टार्ट किया है मैंने, और ये आपकी हिस्ट्री की पहली वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इसमें आग की खोज के बारे में, पहिए की खोज के बारे में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और आदि मानव से आधुनिक मानव यानी कैसे बना, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आपको देखना है। आज मैं आपको ये रटा के छोड़ूंगा, आपको समझा के छोड़ूंगा। तो बच्चों, आपका प्रश्न है प्राचीन भारत का इतिहास। बच्चों, जब हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। तो बच्चों, बीते हुए समय की क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, लेकिन उसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य होना चाहिए, तभी वो इतिहास कहलाएगा। और आगे है कि इतिहास के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पहले आया था, तो इसे आपको याद करना है कि इतिहास के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो वो हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो बच्चों, प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो है कि जिसमें मानव हमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। और आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल वो है कि इसमें हमें लिखित सामग्री तो मिलती है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। इसका एक उदाहरण सिंधु सभ्यता भी है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो है लिपि जो हमें मिली है, हम उसे पढ़ नहीं सकते। आगे है ऐतिहासिक काल। तो बच्चों, ऐतिहासिक काल में जो लिपि मिली है उसे हमने पढ़ भी लिया है, तो उसे पढ़ा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है लिपि या लेखन कला से मनुष्य परिचित नहीं था। और प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है: पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आगे है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित हो गया था। आद्य ऐतिहासिक काल एक उदाहरण सिंधु सभ्यता भी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में हमें लिखित सामग्री तो मिलती है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित सामग्री तो मिलती है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। और इसका एक उदाहरण क्या है, वो सिंधु सभ्यता है। तो आप इसे ऐसे याद रखना। और मैंने अभी जो आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल के को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, उनको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। आगे है तीसरा पॉइंट है ऐतिहासिक काल। तो मानव ने ऐतिहासिक काल की लिखित सामग्री को पढ़ लिया है, यानी कि बच्चों ऐतिहासिक काल में जो हमें लिखित सामग्री मिली थी उसे मनुष्य ने पढ़ लिया है कि। और आगे है कि ऐतिहासिक काल की लिपि को पढ़ा जा सकता है। और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, जो ऐतिहासिक काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास में, और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके लिए बच्चों मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, जो आपके लिए मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा। आगे है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था, इसलिए प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें इसके अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी जानकारी जो है हमें इसके अवशेषों से मिलती है, क्योंकि प्राग मिलती है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, जो मैंने अभी आपको बताया था, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो हमारा पहला पॉइंट है पाषाण काल। बच्चों, भारत में
सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पेपर में आया है कि पाषाण काल की खोज किसने की थी। तो पाषाण काल की खोज जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। और आगे है कि भारतीय पुरातत्व का पिता यानी कि सर अलेक्जेंडर को कहा जाता है। तो बच्चों ये प्रश्न भी कई बार आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आया है, पहले भी आया था कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे है अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों ये जो है प्रागैतिहासिक काल का जो पहला पॉइंट है पाषाण काल, तो उसे भी 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आइए चलते हैं। तो पुरापाषाण काल होता क्या है। तो बच्चों पुरापाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यानी कि बच्चों ये जो पाषाण काल है ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस काल की अवधि जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो बच्चों ये जो डेट है मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बताई है, क्योंकि इसकी जो डेट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिलती है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इसकी अलग अलग डेट दी है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो आपको वैसे ये डेट जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसे लिखा है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा, ये आपके पेपर में नहीं आएगी ये जो डेट है। तो बच्चों पुरापाषाण काल के मानव को ही आदि मानव कहा जाता है। इस काल में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। तो इस काल में जो है मानव का जीवन अस्थायी नहीं था और मानव इधर उधर घूमकर शिकार करके वह अपने भोजन का संग्रह करता था। तो बच्चों इस जो काल में जो है मानव का जीवन स्थायी नहीं था, वो इधर उधर घूमता ही रहता था और इधर उधर से जानवरों को मारकर पेड़ों से फल को तोड़कर खाता था, इसीलिए वो इधर उधर घूमता रहता था। इसमें दूसरा पॉइंट है इसी काल का मानव खानाबदोश था। तीसरा है इस काल में मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो बच्चों जो मानव ने जो है आग की खोज भी इसी काल में कर ली थी। ये क्वेश्चन जो है आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके पेपर में आता है कि आग की खोज किस समय में हुई थी, तो आपको ये बताना है। आगे है किस काल में मानव पत्थर के बड़े औजारों का प्रयोग शिकार करने के लिए करता था, जिससे वह अपना भोजन प्राप्त करता था। किसी काल में, तो बच्चों किसी काल में नहीं है, ये है इसी काल में। तो इसी काल में जो है मानव पत्थरों के बड़े औजारों का प्रयोग करने लगा था, जो कि अपने भोजन को प्राप्त करता था उससे। और इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चों पहले के मानव के पास ना तो कुछ था ना फ़ोन था, अब के मानव के पास तो फ़ोन है, सब कुछ है, तो वो अपने वैसे ही अपना मनोरंजन कर लेता है। लेकिन पहले के जो मानव थे वो चित्रकारी करके अपना समय व्यतीत करते थे, इधर उधर घूमकर अपना समय बिताते थे। तो इसीलिए मानव ने इसी में सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था, जिसका साक्ष्य हमें जो भीमबेटका की गुफाओं से मिला है। आगे है मध्य पाषाण काल। तो बच्चों जो मध्य पाषाण काल है यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य का काल है। मध्य यानी कि बीच का काल है। इसकी अवधि जो है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो बच्चों यह काल जो है पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है और इसकी अवधि कितनी मानी जाती है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। बच्चों मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपके लिए ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेट नहीं पूछी जाती हैं। इसमें पूछा जाता है कि आग की खोज कब हुई थी, पहिए की खोज कब हुई थी, मनुष्य ने कृषि करना कब प्रारंभ किया था, आदि मानव किस समय के मानव को कहा जाता है। तो इसमें जो है ये डेट नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा है। आगे है इस काल के मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चों जो मध्य पाषाण काल का जो मानव है उसी काल में मनुष्य ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था और मनुष्य द्वारा पाला गया सर्वप्रथम जानवर जो है वो कुत्ता था। तो बच्चों मनुष्य ने जो सर्वप्रथम जो जानवर पाला था वो कुत्ता था, क्योंकि आप जानते ही हैं कुत्ता जो है बहुत ही वफादार होता है और मनुष्य से बहुत ही जल्दी लगाव
हो जाता है। आगे है, इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो बच्चों, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि पुरापाषाण काल में जो है मनुष्य बड़े हथियारों का प्रयोग करता था और उनसे जानवरों को मारकर खाता था। पहले जो मनुष्य है, आदि मानव, जो कच्चे मांस को खाता था, लेकिन बाद में आग की खोज हो जाने के बाद मनुष्य ने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था, जिससे वह उन्हें स्वादिष्ट लगता था। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में कई बार आया है कि छोटे औजारों को क्या कहा जाता था। तो बच्चों, छोटे हथियारों को जो है माइक्रोलिथ कहा जाता था। आगे है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जो है मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ हुआ और इस काल की अवधि जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि मध्य पाषाण काल जो है नवपाषाण काल के बाद, जो मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल शुरू हुआ और इसकी अवधि जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो बच्चों, इसमें जो है डेट का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इनमें तो वही जो मैंने आपको अभी बताया था कि मनुष्य ने स्थायी घर कब अपनाया था और कृषि में क्या किया था, तो ये पूछा जाता है। और आगे है, इस काल में मानव ने रहने के लिए स्थायी आवास बना लिया था। तो बच्चों, आपने अभी जो पहले पढ़ा था कि मानव पहले अस्थायी आवास नहीं था, स्थायी आवास नहीं था, वो अस्थायी यानी कि इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी आवास बना लिया था और उसने कृषि पर करना भी प्रारंभ कर दिया था। देखिए, इसी काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और विधिवत पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। तो बच्चों, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है कुत्ते को पाला था। आगे है, मनुष्य ने इसी काल में पहिए की खोज भी की थी। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि पहिए की खोज जो है किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में। और आगे है, मनुष्य ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती की थी। तो बच्चों, मनुष्य ने जो गेहूं और जौ की जो खेती की थी वो भी नवपाषाण काल से ही प्रारंभ की थी, क्योंकि वह स्थायी हो गया था। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कृषि बो दी, दूसरे दिन वो यहाँ उपज आए और आप कहीं कहीं घूम रहे हो। तो इसीलिए नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना एक ही जगह पर प्रारंभ कर दिया था। आगे है ताम्रपाषाण काल। तो बच्चों, ये ताम्रपाषाण काल होता क्या है? तो ताम्रपाषाण काल जो है बच्चों, इस समय जो तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हुई। तो बच्चों, ये ताम्रपाषाण काल जो है नवपाषाण काल के बाद का समय है और इसकी शुरुआत उसी समय हुई और इस काल में मनुष्य के ने तांबे की खोज की थी। तो बच्चों, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं, तो आपको इसे तांबे से याद रखना है कि तांबे की खोज होने के कारण उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। इसी काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों, ये जो पत्र लिखा हुआ है यहाँ पे आपको पत्थर करना है, क्योंकि ये तो गलती से टाइपिंग हो गई है। तो बच्चों, इसी काल में जो है ताम्रपाषाण काल में जो है मनुष्य ने पत्थरों के औजारों के साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग शुरू कर दिया था। आगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पाला था? तो वो कुत्ते को पाला था। और आगे है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो वो तांबे की थी। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी और किस काल में की थी। तो आप जानते हैं कि ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी और मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु की खोज की थी वो तांबा ही है। और सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूँ की कृषि की थी। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही जौ की और गेहूँ की खेती की थी। आगे है मेहरगढ़ बलूचिस्तान। तो बच्चों, मनुष्य ने सबसे पहले मेहरगढ़ में कृषि की थी। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे पहले जहाँ पर खेती हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? मेहरगढ़ में हुई थी, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। आगे है बुर्ज होम कश्मीर। तो यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो बच्चों, ये जो गर्त आवास है ये भी आपके पेपर में आया है। गर्त आवास किसे कहते हैं? जो गड्ढे में अंदर घर बना के जो रहता है उसे गर्त आवास कहते हैं। और इसमें कुत्ते को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। आगे है कोल्डी हवा, यानी कि कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश।
तो बच्चों सबसे पहले चावल के प्रमाण यहीं से मिले हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। आगे है भीमबेटका की गुफाएं, यानी कि जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो बच्चों भीमबेटका की गुफा में मनुष्य के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि शैल चित्रों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। बच्चों आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आगे आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँगा। बच्चों ये हिस्ट्री जो है एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही, तो इसलिए मैं इसके काफ़ी सारे वो होंगे पार्ट, तो आपको ये सभी याद करने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप कोई भी गलती हुई हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।